Assalamu alaikum warahmatullahi. Welcome to 360 Muslim Experts Prof Prep Series. My name is मोहम्मद मोहसिन. हम लोग ब्लॉक 3 को हमने स्टार्ट किया था. इसमें मॉड्यूल 1 जो कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है हम उसको कवर कर रहे थे. Here is a weightage of the block 3. If we zoom out that हमारे पास है जी पैथोफिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी फार्माकोथेराप्यूटिक्स. जो पैथो हैं हमारे पास, इसमें से हमारे पास 7 एमसीक्यूज आएंगे सिर्फ इस जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं. सीवीएस और रिस्पायरेटरी के पार्ट 1 और पार्ट 1 एमसीक्यूज होंगे उसमें, और पार्ट 2 में एससीक्यूज होंगे. आई थिंक ये 85 और 75 की तरह डिवाइड किया गया. टोटल 120 मार्क्स का होगा, यानी कि सिर्फ 35 एससीक्यूज हैं और 85 एमसीक्यूज हैं. और फर्दर उसकी डिटेल है. पैथोफिजियोलॉजी. अब ये जो हमारा ये जो सिलेबस है ये इस तरह डिफाइंड है, जो कि यूएचएस का करिकुलम है उसमें जो क्वेश्चन है हमारे आंसरिंग उसके मुताबिक है फ्रॉम डिफरेंट बुक्स. लाइक फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई द टाइप ऑफ द थ्रोम्बोसिस एम्बोलिज्म एंड इंफाक्शन. ये क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है ये टिपिकली आपकी रॉबिन की बुक से लिया गया है. इसमें आप लोगों का माइंडसेट ये है कि आपने चीज़ें सिर्फ टू द पॉइंट याद करनी है और एमसीक्यूज में जनरेट करनी है. लाइक टाइप ऑफ थ्रोम्बोसिस, हमारे पास 4 टाइप ऑफ थ्रोम्बोसिस है: म्यूरल, आर्टीरियल, वीनस और स्टेसिस. वेजिटेशन आगे फर्दर टाइप है उसकी, यानी कि अगर उसकी थ्रोम्बोसिस हार्ट वाल्व से हो जाएगा तो उसको वेजिटेशन कह देंगे. ऐसे जनरली 4 टाइप्स में ही इंक्लूड की जाती है थ्रोम्बोसिस. तो इनमें से किसी एक को मिसिंग कर देगा तो आपसे एमसीक्यू हो सकता है. बाकी यहाँ एक पॉइंट याद रखने वाली यूज़ है, याद रखने वाली बात है, वीनस थ्रोम्बाई को हम फेल्बो थ्रोम्बोसिस भी कहते हैं. टाइप ऑफ एम्बोलिज्म, पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म. अब देखो एम्बोलिज्म आ गया. एम्बोलिज्म ये है कि अगर थ्रोम्बाई मूव करना शुरू कर दे तो एम्बुलेंस बन जाता है. इसमें पल्मोनरी लंग्स में सिस्टमिक ब्लड में एयर, अगर एयर एज अ थ्रोम्बस एक्ट आएगी तो एयर एम्बोलिज्म. एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, या प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड भी आ सकता है. फैट एम्बोलिज्म भी हो सकती है, लाइक क्रश इंजरीज में अगर कोई बोन ब्रेक कर जाती है. टाइप ऑफ इंफॉक्शन, 3 टाइप ऑफ इंफॉक्शन: रेड, वाइट एंड सेप्टिक. बस याद रखना आपने. एक क्वेश्चन हमारा डन हो गया. सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ थ्रोम्बोसिस एम्बोलिज्म इन्फॉक्शन. पैथोफिजियोलॉजी यानी कि थ्रोम्बोसिस एम्बोलिज्म इन्फॉक्शन हुआ कैसे, क्या कौन कौन से प्रोसेसेस हुए और ये हो गए. सबसे पहले ये टेबलेटरी फॉर्म में है. डेफिनेशन इसकी: थ्रोम्बोसिस यानी कि ब्लड क्लॉट का बनना, एम्बोलिज्म मूवमेंट ऑफ द ब्लड क्लॉट, इन्फॉक्शन उसकी वजह से टिश्यू डेथ हो जाए, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती ना इसमें. अब ये शुरू कैसे होता है, हम सबसे पहले ना थ्रोम्बोसिस को लगेंगे, फिर एम्बोलिज्म को लेकर चलेंगे, फिर इन्फॉक्शन को लेकर चलेंगे. थ्रोम्बोसिस इनिशिएशन कैसे हुई? एंडोथेलियल इंजरी हुई किसी भी वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकती है, बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर हो सकता है, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है, स्टेसिस हो सकती है, ब्लड की स्टेसिस. फॉर्मेशन, प्लेटलेट एग्रीगेट करना शुरू हो जाते हैं. लोकेशन कोई भी वेन्स में हो सकती है. कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं भाई, ये जो थ्रोम्बस है फर्दर मूव करके एम्बोलाई बन सकता है. कॉम्प्लिकेशन, पल्मोनरी एम्बुलेंस, स्ट्रोक, हार्ट अटैक वगैरह वगैरह. बाकी नीचे क्लिनिकल सिम्टम, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, ये मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फिलहाल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रीड कर लेना अगर फर्दर आपको है इन्फॉर्म ज़रूरत तो. बाकी नेक्स्ट मूव करते हैं एम्बोलिज्म पे. एम्बोलिज्म यानी कि मूवमेंट ऑफ द थ्रोम्बाई कैसे इनिशिएट करता है, डिसलॉजमेंट ऑफ द थ्रोम्बाई से, फॉर्मेशन इसकी कैसे हुई कि वही एम्बुलेंस ओरिजिनेट फ्रॉम थ्रोम्बस. लोकेशन क्या है, कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, यस कहीं भी जा सकता है, ब्रेन में, लंग्स में. कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इन्फॉक्शन, यहाँ पे जाके वो रुकेगा, वहाँ ब्लड स्टेसिस होगी और इन्फॉक्शन हो जाएगा, वही पल्मोनरी सेरिब्रल पेरिफेरल एम्बोलाई. इन्फॉक्शन अब क्या है, टिश्यू डेथ को हम इन्फॉक्शन कहते हैं. इसकी काजेज़ क्या है, ब्लड सप्लाई का ब्लॉकेज हो जाना. इनिशिएशन कैसे हुई, रिड्यूस द ब्लड सप्लाई, जैसे कि एम्बुलेंस जाके वजह है एम्बुलेंस ही है इसकी. फॉर्मेशन कैसे हुई, लैक ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, ये सेम ही कॉन्सेप्ट चल रहा है कि थ्रोम्बस बना या एम्बुलाई बना, ब्लड की वहाँ पे सप्लाई रुकी, ऑक्सीजन डिलीवरी नहीं हुई और सेल टिश्यू नेक्रोसिस में चलना शुरू होगी. कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, सेल डैमेज शुरू हो जाता है. इसकी कॉम्प्लिकेशन में परमानेंट सेल डैमेज भी हो सकता है, यानी कि मोस्टली ये एमआई के दरमियान होता है. इसमें ऑक्सीजन सप्लाई अगर ना मिले तो सेल कॉन्टीन्यूसली इन डिस्ट्रक्शन चला जाता है, एंड ऑर्गन फेलियर की तरफ जाना शुरू हो जाता है. ओके.
क्वेश्चन नंबर 3 है आइडेंटिफाई द टाइप्स एंड द कॉजेज ऑफ द हाइपरटेंशन। ये टिपिकल मेडिसिन का क्वेश्चन है आपका, ये आपकी डेविडसन से लिया गया है। एसेंशियल हाइपरटेंशन एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। एसेंशियल का मतलब है कि ये कि बुनियादी है, इसकी कोई वजह नहीं होती, बस ये हो जानी होती है, ये कि इसकी एक प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स तो होते हैं मगर ये होने ही होते हैं, इसको हम मतलब किसी तरह से ना रोक नहीं सकते होने से। ये समझ नहीं आती ये हुआ क्या है, हम किसको कैसे ट्रीट करें। तो ये है इसका बिहाइंड द कॉन्सेप्ट इन अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू। 95% ऑफ द केसेस में हमारे पास एसेंशियल हाइपरटेंशन नहीं होती है, तभी इसका कोई हल नहीं होता। इन नो स्पेसिफिक अंडरलाइंग कॉज ऑफ द हाइपरटेंशन कैन बी फाउंड, सच पेशेंट सेड हैव एसेंशियल हाइपरटेंशन, तो हम उसको एसेंशियल हाइपरटेंशन कह देते हैं। बाकी प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हमारे पास एथनिसिटी है, कोई भी जैसे अफ्रीकन अमेरिकन जापानीज़, मतलब ये इसका मतलब होता है एथनिसिटी का, नस्ल कौन सी है। जेनेटिक फैक्टर हो सकते हैं, किसी के वालिदैन को है, हाई साल्ट इनटेक, किसी के घर में चलता है ज़्यादा साल्ट, अल्कोहल एक्सेसिव, ये वेस्टर्न प्रॉब्लम है। ओबेसिटी, किसी फैमिली में ओबेसिटी होती है। लैक ऑफ एक्सरसाइज भी हाइपरटेंशन का काज बनती है। लेट एजेस में इम्पेयर इंट्रायूट्राइन ग्रोथ। अब देखो इंट्रायूट्राइन देखो ना, इवन बच्चा माँ के पेट में है, वहाँ से ही ये प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर स्टार्ट हो गए। सेकेंडरी हाइपरटेंशन 5% केसेस में ये होती है, जिसमें हमारे पास कॉज होता है कोई, रिजल्ट फ्रॉम द स्पेसिफिक कॉज। तो ये कौन कौन से हैं? रीनल डिजीज़ हो सकती है कोई। अब देखो ना, रीनल डिजीज़ हुई ना, इसकी वजह से हाइपरटेंशन हो रही है, ये एक पूरी पैथोफिजियोलॉजी है। बस आपने बस याद रख लेना, रीनल की वजह से, किडनी की वजह से हाइपरटेंशन हो रही है, क्योंकि किडनी एक ऐसा एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो कि ब्लड की कॉन्ट्रैक्शन कर देता है, ब्लड वेसल्स की। एंडोक्राइन डिसऑर्डर हो सकते हैं, जिसमें फियोक्साइटोक्रोमा, ये ना किडनी के ऊपर ग्लैंड होता है, एड्रिनल ग्लैंड, वो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो है ना ब्लड हाइपरटेंशन की तरफ जाती हैं। कोर्टिसोल प्रोड्यूस करता होगा, ये देखो कशिंग सिंड्रोम में कोर्टिसोल बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान प्री इक्लेम्सिया फर्दर फिजियो में पढ़ेंगे। ड्रग्स हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये देखो ये ड्रग्स है, एस्थमा में हम लोग लेते हैं। यहाँ पे कशिंग सिंड्रोम में कॉर्टिसोल है, सेम है, बस एक लेकिन इफेक्ट दोनों का सेम आ रहा है। कोआर्क्टेशन ऑफ द एओर्टा। अब कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा क्या चीज़ है? जब आप एम्ब्रियो में डेवलपमेंट पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि कोआर्क्टेशन यानी कि एओर्टा कहीं मुड़ गया, कहीं से पिचक गया, तो ये भी हाइपरटेंशन की कॉज बनती है। देखो जी, आपका सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, डिस्कस द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द एथेरोस्क्लेरोसिस, हाइपरटेंशन एंड शॉक। पैथोफिजियोलॉजी, वही वजह क्या बनी, देखते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह, एथेरोस्क्लेरोसिस का बेसिक मतलब पता है ना, एथेरो मीन ब्लड वेसल, स्क्लेरोसिस मीन हार्डनिंग, ठीक है। कैसे हुई? कहते जी बिल्डअप ऑफ द प्लॉक विद इन द आर्टरी, इसकी वजह से ये प्लॉक की वजह से ये हार्डनिंग होगी। अब हमने देखना ये प्लॉक बना कैसे है। सबसे पहले वो कहता है कि एंडोथेलियल इंजरी हुई, कोई भी वजह हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकती है, मल्टीपल कॉजेज हैं, स्मोकिंग हो सकती है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हो सकता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। अब जहाँ पे इंजरी होती है वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी सेल्स आते हैं, वाइट ब्लड सेल्स वगैरह माइग्रेट करते हैं, ठीक है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कर देते हैं। वहाँ पे फिर लिपिड भी अकोमुलेट होना शुरू हो जाता है, जो कि लो डेंसिटी लिपिड होता है, बहुत ख़तरनाक होता है। ये आके ऑक्सीडाइजेशन स्टार्ट करता है, वहाँ पे सेल, वहाँ पे ऑक्सीडेशन यहाँ पे स्टार्ट होगी, वहाँ पे सेल नेक्रोसिस भी होगी, प्लैक फॉर्मेशन होगी उसी लिपिड की, और जब प्लैक रप्चर करता है तो वो मज़ीद डैमेज कर देता है वॉल को। अब सेकंड हमारे पास है हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर है, इसकी क्या वजूहत बन सकती है? वो कह रहा है इंक्रीज द पेरिफेरल रेजिस्टेंस। वो कैसे होती है? लाइक एथेरोस्क्लेरोसिस, देखो वैस्कुलर कंस्ट्रिक्शन, ये वजह बनी है, हाइपरटेंशन बन गई। समझ ना, हाइपरटेंशन का मतलब ही यही है कि टेंस हो गई है ब्लड वेसल। रीज़न क्या? एथेरोस्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस का मतलब ही हार्डनिंग ही होता है। कार्डिक आउटपुट चेंजेस, ये भी वजह बनती है हार्ट, यानी कि हार्ट ज़्यादा पंप करना शुरू हो गया, हार्ट को लगता है कि ब्लड कम है तो ज़्यादा पंप करना शुरू हो, इस वजह से हार्ट देखो ओवर एक्टिविटी ऑफ हार्ट। रीनल एंजियोटेंशन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेशन, ये वो सिस्टम है जो मैं कह रहा था किडनी डिजीज़ में हाइपरटेंशन काज करवाता है, ठीक है। और किडनी डिसफंक्शन, अलग से ही कह दिया कि किडनी डिसफंक्शन है, सोडियम, अब इंटरनल फंक्शन भी है किडनी का, जिसको फंक्शनल ये है कि सोडियम रिटेन ज़्यादा कर रहा है, जिसकी वजह से वाटर ज़्यादा रिटेन हो रहा है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होगी। ये दोनों किडनी की ही रिलेटेड है। लास्ट में शॉक, शॉक का क्या मतलब होता है? टिश्यू परफ्यूजन कम हो जाना, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम हो जाती है। अब इसकी नंबर ऑफ कॉजेज़ हैं, जैसे 4 कॉजेज़ हैं इसकी, हाइपोवॉल्यूमिक, कार्डियोजेनिक, डिस्ट्रीब्यूटिव, ऑब्स्ट्रक्टिव।
हाइपोवोलीमिक समझ आ रहा है कि वॉल्यूम और हाइपो, वॉल्यूम कम हो रहा है, यानी कि स्टैब वाउंड इंजरी, किसी को गोली लगी है, गन शॉट इंजरी, ठीक है, और बर्न हुआ है, तो ये मल्टीपल कॉजेज बनती हैं जिसकी वजह से हाइपोवोलीमिक में शॉक में चला जाता है बंदा, टिश्यू परफ्यूजन कम हो जाती है। कार्डियोजेनिक शॉक, हार्ट ही इसी से पंप नहीं कर रहा, कार्डिक टेम्पोनेट इसकी मेनली काज हो जाती है, जिसकी वजह से, यानी कि कार्डिक टेम्पोनेट वो डिजीज़ होती है जिसमें ना जो पेरिकार्डियम होता है उसमें अंदर फ्लूइड होता है, तो सही से ना एक्सपैंड नहीं कर पाता हार्ट, तो सही से फिर वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ब्लड परफ्यूजन पूरी बॉडी में कम होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव में, अब ये डिस्ट्रीब्यूट यानी कि अब लेके कौन जा रही है, ब्लड वेसल डिस्ट्रीब्यूट करी ना, इसके अंदर प्रॉब्लम आ गया, सेप्टिसीमिया हो गया, न्यूरोजेनिक एनाफाइलेक्टिक शॉक हो गया, वही इसमें एडिमा टाइप हो जाता है, जिसकी वजह से भी शॉक कम हो जाता है। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, ऑब्स्ट्रक्टिव में ये है कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, कार्डिक टेम्पोनेट, ये रीज़न बनती है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक हो जाता है। मतलब नाम से ज़ाहिर है, आपने इस चीज़ों की सिर्फ टर्म को याद रखना है। डिस्कस द क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द हाइपरटेंशन, क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंस, अब हाइपरटेंशन की वजह से कौन कौन सी बीमारियां बनी हैं। अब हाइपरटेंशन काजिंग बीमारियां तो हमारे पास ये हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, स्ट्रोक, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़, एन्यूरिज्म, बताता हूँ एन्यूरिज्म क्या होता है, हार्ट फेलियर, किडनी डिजीज़, विजन प्रॉब्लम, कोग्निटिव इम्पेयरमेंट। अब ये सारी डिजीज़ हाइपरटेंशन, एथेरोस्क्लेरोसिस की मरहून मिन्नत है, ठीक है। अब ये सिर्फ यहाँ पे ये बताया गया कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हाइपरटेंशन की वजह से हुई कैसी है। ये हाइपरटेंशन हुई, ब्लड की वेसल जो कोरोनरी आर्टरी है उन पे स्ट्रेस आया और एथेरोस्क्लेरोसिस उसने प्रमोट की और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होगी, दैट लीड टू मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ये स्ट्रोक, सेम आगे वही स्ट्रोक मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में आएगा। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़, अब यही सेम फिनोमेना पेरिफेरल आर्टरी में, पेरिफेरल ब्लड वेसल्स में हो रहा है कि ब्लड हाइपरटेंशन की वजह से वो ब्लड वेसल कमज़ोर हो रही हैं। एन्यूरिज्म का क्या मतलब होता है, एन्यूरिज्म का मतलब होता है कि ना फूल जाना, ब्लड वेसल का ना सूज जाना। अब इतनी ज़्यादा वो इतना हार्डली वो उसको स्टक करता है ना ब्लड हाइपरटेंशन की वजह से, तो ब्लड वेसल सूज जाती है, जिसकी वजह से मज़ीद कंस्ट्रक्शन हो जाती है और मज़ीद ब्लड वेसल नेक्रोसिस में जाना शुरू होती है, हार्ट फेलियर हो जाता है, हाइपरटेंशन की वजह से हार्ट फेलियर हो जाता है, क्योंकि हार्ट पे लोड बहुत पड़ रहा है ना हाइपरटेंशन की वजह से। जितना देखो ना हार्ट पंप कर रहा है, ब्लड पूरी बॉडी में जा रहा है, दोबारा से फिर घूम के ब्लड के पास, हार्ट के पास आ रहा है, तो ये दैट लीड टूवर्ड द हार्ट फेलियर। किडनी डिजीज़, हाइपरटेंशन लीडिंग टू द किडनी, क्रॉनिक किडनी डिजीज़। जब भी हार्ट, ये ना एक बहुत कम्प्लेक्स सिनेरियो में आप सिंपली आपको समझा देता हूँ। हाइपरटेंशन हुई, किडनी समझता है कि ना किडनी के पास बहुत ज़्यादा खून आ रहा है, तो किडनी क्या करता है, किडनी रीनल एंजिटेशन रिलीज़ करता है और के उसको ब्लड वेसल्स को क्लोज कर देता है, हाइपोटेंशन की तरफ ले जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, किडनी के पास ब्लड कम आना शुरू हो जाता है, देन किडनी अपना ही नुकसान करना स्टार्ट हो जाती है और किडनी डिजीज़ में चली जाती है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में चली जाती है। विजन प्रॉब्लम, ये बहुत याद रखना, हाइपरटेंशन की वजह से विजन, रेटिनल डिटैचमेंट एंड बहुत सारी डिजीज़ आई में आप पढ़ेंगे ये हो जाती हैं। साथ में नज़र भी आ रहा होता है कि सारा जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो सारा से जैसे फटता है। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट भी सिंपली ये एक आप मतलब याद रखने के लिए कर रहे हैं कि दिमाग में खून जाना है, कोई शरेआन फट सकती है, कोई ऐसी ब्लड वेसल जो किसी हमारे दिमाग के एरिया को जा रही जो मेमोरी के रिलेटेड है, तो उसको अफेक्ट कर सकती है। सेम काजेज़ है भाई एथेरोस्क्लेरोसिस के, पहले बताया कि एथेरोस्क्लेरोसिस में भी नैरोइंग हुई आर्टरी की, ऑक्सीजन सप्लाई कम हुई और कोरोनरी आर्टरी की स्पेसिफिकली, जो कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन बनी। स्ट्रोक में भी यही चीज़ होती है, क्योंकि हार्डनिंग हुई, हार्ट मज़ीद पम्प करने की कोशिश करेगा और दैट लीड टू दी ब्लॉकिंग ऑफ द आर्टरी, और ब्लॉकिंग ऑफ द आर्टरी की वजह से हार्ट जो है वो पंप नहीं कर पाएगा और वो स्ट्रोक में जाएगा। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ सेम वही है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। एन्यूरिज्म भी एथेरोस्क्लेरोसिस में, यहाँ पे हाइपरटेंशन हार्ट करता है, यहाँ पे प्लाक हार्ट कर रहा है। हार्ट फेलियर मैंने बता चुका हूँ, किडनी सेम ऐसे ही फिनोमेना। क्लासीफाई द टाइप ऑफ द हार्ट फेलियर, ये याद रखना, आपने पॉइंट याद रखने कि हार्ट फेलियर एक पूरा हार्ट है, एमडीयू में भी आप पढ़ चुके होंगे, उसकी एक लेफ़्ट साइड है, उसकी एक राइट साइड है, ठीक है, फिर उसके फिर दोनों साइड है, देन उसका फंक्शन है डायास्टोल,
देन हाई आउटपुट, देन सिस्टली जिसको सिस्टली कहते हैं, लास्ट में है कंपनसेटरी हार्ट फेलियर। ये 6 काजेज़ हैं, ये पूरे स्ट्रक्चर और फंक्शन पे डिपेंड करती है। लेफ़्ट साइड हार्ट फेलियर किस वजह से होगा? अब लेफ़्ट साइड में ना खून किसकी तरफ जाना है? लंग्स की तरफ जाना है, सॉरी लंग्स की तरफ से आएगा खून, ठीक है। तो पल्मोनरी वेनस प्रेशर एक्यूट इंक्रीज इन लेफ्ट आर्टरी प्रेशर काज एडीमा नॉन गैजेट इंक्रीज लीड टू द रिफ्लेक्स पल्मोनरी कंस्ट्रिक्शन। एक सेकेंड। ओके, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हुआ ना, अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहा, तो उसके पास बहुत सारा ब्लड आ रहा, तो उसके पास ब्लड की पूलिंग होना शुरू हो गई है, ठीक है। अब ये करेगा इंक्रीज द लेफ्ट एट्रियल। अब इसकी वजह से क्या होगा? अब ये तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब डायस्ट्रोल में जा ही रहा, कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है, तो जो ब्लड पल्मोनरी ब्लड में देखो ना, लेफ़्ट साइडेड है ना, तो लंग्स से ब्लड आएगा पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए लेफ़्ट एट्रिया में, एट्रिया से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब एट्रिया के पास पूलिंग ब्लड होना शुरू हो गई है, ठीक है। इसकी किसकी वजह से? लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर की वजह से, जो कि ग्रेजुअली क्या करेगा? रिफ्लेक्स भेजेगा, पल्मोनरी वेज़ोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी और पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी। राइट साइडेड हार्ट फेलियर में क्या होगा? ये क्रॉनिक लंग डिजीज़ और मल्टीपल पल्मोनरी एम्बोलाई में होता है। इसमें क्या होता है, जो राइट साइड वेंट्रिकल है ना, वो सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, और यहाँ पे जो है ना आउटपुट ऑफ एनी जो है ना वो जो है ना राइट, हाँ, अब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि जो राइट एट्री है ना वो सही से, और इस सिंपल सा फिनोमेना है, राइट साइड हार्ट फेलियर की वजह से राइट साइड आउटपुट कम हो जाएगी। बाई वेंट्रिकल में क्या होता है भाई? दोनों जो वेंट्रिकल्स है ना वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा? हार्ट साइज इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और हार्ट फेलियर में जाना शुरू हो जाएगा। डायसिस्टोलिक फंक्शन से क्या मुराद है? डायसिस्टोलिक मतलब होता है, डायसिस्टोलिक मतलब ब्लड हार्ट वेसल ने हार्ट ने फैलना है एक दफ़ा, फिर कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अगर डायसिस्टोल ही नहीं होगा तो ब्लड कहाँ अकोमोडेट होना शुरू होगा? एट्रिया में, तो एट्रियल जो है ना पूलिंग होना शुरू हो जाएगी इसमें, ठीक है। हाई आउटपुट फेलियर का क्या मतलब है? कि इतना ज़्यादा ब्लड भेज रहा है, ब्लड यानी कि हार्ट कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी इंक्रीज होगी, या तो ये थायरोटॉक्सिकोसिस जो थायराइड का प्रॉब्लम है, ठीक है, थायराइड का कार्सिनोमा भी हो सकता है, या मल्टीपल का रीजन है इसके थायरोटॉक्सिकोसिस के। बस इसमें ये है कि थायरोक्सिन लेवल बढ़ जाता है, TCH T3 T4 लेवल बढ़ जाता है, और एट्रियोवेनस शंट भी होने की वजह भी हो सकती है, जिसकी वजह से हार्ट ऑक्सीजन से डिमांड नहीं पूरी हो रही तो हार्ट ज़्यादा कंट्रैक्ट करता है। कंपनसेटेड फेलियर का क्या मतलब है? अब यहाँ तो कोई ब्लड ज़ाया हो रहा है कहीं से, या कोई ब्लड वैसे वेदर डायलेशन हुई पड़ी है, तो हार्ट ना अपनी कंपनसेशन दोबारा पूरी करने के लिए ना बहुत ज़्यादा कॉम्पनसेट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ये इसको कहते हैं हार्ट कंपनसेटरी हार्ट फेलियर। आइडेंटिफाई द causes leading to the heart failure। रिड्यूस वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी किस वजह से? मायोकार्डियल इन्फाक्शन की वजह से। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो गया ना। वेंट्रिकल आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगी, जैसे कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन, कोई स्टीनोसिस, एओर्टिक स्टीनोसिस हुई है, वेंट्रिकल आउटफ्लो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, आउटफ्लो ओवरलोड होगा वेंट्रिकल के अंदर। वेंट्रिकुलर इनफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, ये किस वजह से होती है? माइट्रल स्टेनोसिस, ट्राइका स्टेनोसिस, यानी कि हार्ट की कोई अपनी, ये स्टेफ ऑरियस इस तरह के जो बैक्टीरिया ये डिजीज कराते हैं कि जो वाल्स होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड आएगा ही नहीं, इनफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होगी, ठीक है। बाकी ओवरलोड के रीज़न है अरिदमिया, एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से, डायसिस्टोलिक फंक्शन, ये आगे हम पढ़ चुके हैं, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, पेरिकार्डाइड का। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द स्टेबल एंजाइना हम जल्दी जल्दी से देखेंगे। पैथोफिजियोलॉजी मीन वजह किस तरह बनी दैट लीड टू द स्टेबल एंजाइना। आहिस्ता आहिस्ता करके फैटी डिपॉजिट कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू हो गया किसमें? कोरोनरी आर्टरीज में, ठीक है, या जिसमें फोमी प्लॉग्स बनना शुरू हो गए, जिसकी वजह से क्या होगा? ब्लड वेसल कम जाना शुरू हुए, ब्लड सप्लाई कम होना शुरू हुई, ऑक्सीजन डिमांड कम बढ़ी और ऑक्सीजन स्ट्रेस क्रिएट हुई, दैट लीड टू दी नेक्रोसिस एंड दैट काज पेन एंड द हार्ट इज कॉल्ड एंजाइना पेक्टोरिस। अनस्टेबल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ना अनस्टेबल हो जाता है, यानी कि अचानक से जो वो थ्रोम्बोस होता है ना, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लॉक, वो रप्चर कर देता है, दैट बिकम अनस्टेबल एंड वो किसी भी जगह पे जाके ब्लड स्ट्रीम को ब्लॉक कर देता है, दैट एग्रीगेट दैट फॉर्म द मतलब वहाँ पे ब्लॉक बनाता है, वो किसी भी जगह बना सकता है, और वहाँ जाके वो नेक्रोसिस और दैट ऑल द प्रोसेस जो होगा। अब
ये एंजाइना जो है किसकी तरफ लेके जाएगा, हमें मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की तरफ लेके जाएगा, मैं बता भी रहा, ठीक है। फिर क्रोनिक हार्ट इज कम्प्लीटली ब्लॉक्ड, वहाँ पे थोड़ा बहुत चलता है तो थोड़ी बहुत हमें पेन महसूस होती है, लेकिन हम उनको ठीक कर सकते हैं। लेकिन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में टिपिकली पूरी पूरी ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से रप्चर ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस की रीज़न बन सकती है, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स कम हो गए, हार्ट मसल नेक्रोसिस होगी, और ये कभी रिवर्स भी नहीं होगी, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेज, डेथ ऑफ द हार्ट मसल टिश्यू, दैट लीड टू द अरिथमिया, हार्ट फेलियर, स्ट्रक्चरल डैमेज हो सकता है, ठीक है, दैट लीड टू बी फैटल। सडन कार्डिक डेथ, सडन कार्डिक डेथ कैसे हुई, सडन कार्डिक डेथ की रिजल्ट फ्रॉम द लाइफ स्टार्टिंग एरिथमिया। अब देखो, अब ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ, एरिथमिया हुआ, फिब्रिलेशन, टैकीकार्डिया, वो जो अब कंपनसेशन के तौर पे सारी चीज़ें होंगी, इश्कीमिया, दैट ऑल लीड टू द, देखो ना सारी एक सीक्वेंस चल रही है, एंजाइना हुआ, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ, देन कार्डिक डेथ होना शुरू होगी। क्रोनिक इश्कीमिक हार्ट डिजीज़ क्या, अब क्रोनिक कंडीशन है, जो है हार्ट है वो इश्कीमिया की तरफ जा रहा है। देखो ये ना, मैं पहले समझाता हूँ हुआ कैसे। पहले हमारे पास मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ, उसका कुछ हिस्सा डैमेज हुआ, हम हॉस्पिटल गए, हमने ट्रीटमेंट करवाया, दोबारा से फिर कहीं एक जगह हम, अब हमने अगर कहीं एफर्टफुल काम कर लिया, दोबारा से फिर वही हार्ट लोड में आएगा, और मज़ीद कोई डैमेज हार्ट का जो एरिया डैमेज हो जाता है, एक आहिस्ता आहिस्ता एक प्रोसेस है ये, जो कि क्रॉनिकली पूरे हार्ट को लपेट लेता है। क्रॉनिक इश्केमिक हार्ट डिजीज आल्सो रेफर्ड टू द chronic coronary heart disease gradually narrowing of the coronary artery due to atherosclerosis over the time। वही प्लॉक जमा होना शुरू हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता एंजाइना बनता है, फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एंड दैट लीड टू दी हार्ट डिजीज। ये कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, दैट लीड टू सिम्टम ऑफ द चेस्ट, सिम्टम यही है एंजाइना वाले। ओके, दैट प्रोग्रेस हार्ट फेलियर एंड अडल्ट लाइक मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, वही जो चीज़ें मैंने आपको बताई। जज़ाकल्लाह खैर, अपना ख्याल रखिएगा, और फीडबैक ज़रूर देना कि कैसा है, क्या कोई चीज़ मज़ीद ऐड होने वाली है, या आप अपनी तरफ से इसमें हमसे हमारी तरफ से कुछ चीज़ रह गई हो तो ज़रूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह खैर। कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस है, इसकी वजह से कार्डिक टैम्पोनेट, डायस्टोलिक डिसफंक्शन के हार्ट फैल ही नहीं पा रहा। एंड लास्टली आई से, ये जो टेबल है ये आपकी डेविडसन का है, सेम ऐसे ही आपने इसी में से हमसे कुछ बनेंगे इंशाल्लाह। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ द इश्केमिक हार्ट डिजीज एंड डिस्कस द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इश्केमिक हार्ट डिजीज। भाई नाम याद कर लो सबसे पहले तो, एंजाइना, जिसको एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना मीन हार्ट एंड पेक्टोरिस मीन पेन, स्टेबल और अनस्टेबल। मायोकार्डियल इन्फेक्शन, सडन कार्डिक डेथ और क्रोनिक इश्केमिक डिजीज, चार है, एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, सडन कार्डिक डेथ, क्रोनिक इश्केमिक डिजीज, ठीक है। अब इसमें हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखनी, दोबारा से वही बताऊंगा कि वजह क्या बनी है। ये मैं फर्स्ट ईयर वालों के लिए कुछ टर्म्स आने चाहिए, तो ये वीडियो देख लेंगे ना, यकीन माने उनको टॉपिक दोबारा रीड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी। स्टेबल एंजाइना यानी कि